GTV में मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। चाहता तो ये था कि पहले अपनी ज़ाती दुख का इज़हार करता कि हमारे लिए तो अजीज़ थे ही, लेकिन पाकिस्तान के बहुत बड़े सहाफ़ी, हाई कमिश्नर रहे लंदन में, भुट्टो ख़ानदान से बहुत करीब रहे। आज अलसुबह लंदन में वाजिद शम्स हसन इंतकाल कर गए और मैंने देखा कि लीडर अपोजिशन शहबाज शरीफ ने भी और भुट्टो ख़ानदान ने तो खैर उनके लिए ताज़ियत करनी ही थी। एक बड़े करीबी ताल्लुक़ था उनसे और मैंने जैसे कहा कि भुट्टो ख़ानदान की खातिर उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी। मुशर्रफ दौर में हाई कमिश्नर रहे। इससे ज़्यादा अगर मैंने कुछ कहा तो मैंने कहा कि कहीं ज़ाती दुख गालिब ना आ जाए तो हम उस इशू पे जाएंगे जो इस वक्त सबसे बड़ी ख़बर है। और वाजिद साहब पर ज़रा बाद में गुफ्तगू करेंगे उनके दोस्त अहबाब से लंदन और पाकिस्तान में। और जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ी ख़बर शरीफों के लिए खुशखबरी और एक हद तक हुकूमत के लिए फ़िल वक्त तो एम्बेरसिंग का सी सूरत हाल है कि बरतानवी अदालत ने, जी हाँ यही कह रहे हैं कि बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ को और फिर सलमान शरीफ को क्लियर कर दिया है और उनके अकाउंट जो मुंजमद थे वो बहाल कर दिए गए हैं। लेकिन इस केस के हवाले से अभी भी हुकूमत के मैं देख रहा था मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर का इसरार है कि वो कतई तौर पर बरी नहीं हुए हैं। दोनों इस लॉस को किस तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं या उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, तो पहले शहजाद अकबर साहब क्या फरमा रहे हैं? मुकदमा है सलमान शहबाज शरीफ के ऊपर। एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर इशू होता है सलमान शहबाज के ऊपर, लेकिन नैरेटिव क्या बनाया गया है कल से कि शहबाज शरीफ सुरखरू हो गए। भाई शहबाज शरीफ कैसे सुरखरू हो गए? शहबाज शरीफ सो मच सो लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर चार्ज भी नहीं हुए थे, लेकिन इसके बावजूद एक एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर का खत्म होने को ऐसे बनाकर पेश किया गया कि शहबाज शरीफ को बर्रियत हो गई है मनी लॉन्ड्रिंग की केस के लंदन में। सलमान शहबाज के अकाउंट के अंदर दो अकाउंट्स के अंदर उन्हें सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हुई बरतानिया के ही इन दो बैंकों से जिनके अंदर इनके अकाउंट थे। नेशनल क्राइम एजेंसी ने इनके वो अकाउंट्स जो हैं वो उसको उन्होंने फ्रीज कर दिया। जी हाँ, जैसे ये ख़बर आई उसके बाद ना सिर्फ ये कि मीडिया में शह सुर्खी के साथ लगी, बल्कि एक कोरस की शक्ल में मुस्लिम लीगी रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से बयानात का सिलसिला शुरू कर दिया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में एहसान इकबाल भी थे और हमारे खाकान अब्बासी साबिक़ वज़ीर आज़म भी मौजूद थे और साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी इसको सिर्फ बरतानवी नहीं बल्कि ये कह रहे थे कि पाकिस्तानियों में भी तमाम केस ये सब जाली हो गए हैं। ज़िया नसीम साहब ने हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एसेट रिकवरी यूनिट को खत लिखा कि जनाब ये इल्ज़ामात हैं शहबाज शरीफ साहब पर। इदारा है नेशनल क्राइम एजेंसी इंग्लैंड में जो बड़ी सख्ती से तफ्तीश करता है हर मामले की। हर रिकॉर्ड देखा गया, जो पैसे आए उनकी सोर्सेज देखी गई, पैसे कहाँ गए वो देखा गया, पैसे का मुसरफ किया हुआ वो देखा गया और ये 3 ममालिक में देखा गया। उन्हें उस शख्स के खिलाफ कोई शहादत नहीं मिली कि उसने जो कोई जुर्म किया हो या उसने मनी लॉन्ड्रिंग की हो। कल ये दावे मुकम्मल तौर पर गलत साबित हुए और जो अदालत थी इंग्लैंड की उसने अकाउंट्स को जो फ्रीज था वो ख़त्म कर दिया। खाकान अब्बासी साहब और मैंने कहा ना कि नून लीग की क़यादत ने को एक नई ज़िंदगी मिली है इस पूरी सूरत से। हमारे साथ हैं, मैंने सोचा पहले लंदन जाया जाए जहाँ सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं अतर काज़मी। जी अतर, आप बरतानवी अदालतों के ख़ास तौर पर शरीफ केसेस को फॉलो करते रहे हैं और एक तरफ नून लीग इसको सेलिब्रेट कर रही है, दूसरी तरफ हुकूमत का इसरार है कि वो इन केसेस में बरी नहीं हुए, तो क्या पोजीशन है अतर?
देखिए, इसमें मुजाहिद साहब ये है कि ये फैसला तो किसी कोर्ट केस तो कोई चल नहीं रहा था, ना ही शहबाज शरीफ साहब के ऊपर यहाँ पे कोई मुकदमा कायम था। ये एक तहकीकात हो रही थी और उस तहकीकात के अंदर एक एजेंसी की जानिब से अदालत को रुजू किया गया और अदालत से कहा गया कि ये कुछ बैंक अकाउंट्स हैं, इनको हम फ्रीज करवाना चाहते हैं, इसलिए कि बैंक अकाउंट अदालत की मर्जी के बगैर फ्रीज नहीं हो सकते। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी जो यहाँ पे सिर्फ इंतहाई संगीन केसेस की इन्वेस्टिगेशन करती है, उन लोगों की इन्वेस्टिगेशन करती है जो संगीन जुराइम के अंदर मुलविस होते हैं, उसकी जानिब से इनके खिलाफ मुबैना तौर पे तहकीकात करना, इनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज करना और वो बैंक अकाउंट 2 साल तक तकरीबन फ्रीज रहे। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या चीज थी उन बैंक अकाउंट्स में, वो बैंक अकाउंट्स कब खोले गए, कितनी रकम उसके अंदर आई। इसलिए कि जो मीडिया के अंदर रिपोर्ट हुआ है उसमें कहा गया है कि जी एनसीए ने बरतानिया में और दुबई में भी और अब पाकिस्तान के अंदर भी जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं उनका जायजा लिया है। इससे तो अब एक और सवाल ये पैदा हो गया कि क्या दुबई में भी कोई बैंक अकाउंट्स हैं? अब शहबाज शरीफ साहब को बताना पड़ेगा कि ये कब खोले गए बैंक अकाउंट्स, इनमें कितना पैसा था, कोई बड़ी रकम आई होगी। तो इसी वजह से फिर नेशनल क्राइम एजेंसी ने उसके खिलाफ तहकीकात की है। तो फिर अगर इसका मतलब ये कि मनी लॉन्ड्रिंग केस तो था ही शरीफों पर, फिर पार्कलाइन केस भी एक बड़ा चला, यहाँ भी और वहाँ भी, फिर नवाज शरीफ पे केसेस, तो फिर ये समझा जाए कि ये जितने भी केसेस हैं बैरून मुल्क हों, पाकिस्तान में बात करूँगा कि अगर आप कहते हैं कि वो मुतनाज़ा हो गए और उनको भी हम समझा जाए कि गलत हैं, अथर? देखिए, तहकीकात के अंदर एजेंसीज यहाँ पे, जिस तरह आपको भी मालूम है मुजाहिद साहब की, पुलिस जब यहाँ पे तहकीकात करती है वो क्राउन प्रोसिक्यूशन के पास लेके जाते हैं और वो दिखाते हैं कि जो हमारे पास शवाहिद हैं क्या वो इतने हैं इस काबिल के अदालत के अंदर उनके ऊपर सजा हो सके। इसलिए कि अगर उनके पास ऐसे शवाहिद हों जिससे उनको यकीन हो कि अदालत के अंदर सजा हो जाएगी, फिर तो वो मुकदमा आगे लेके जाते हैं। लेकिन अगर वो ये समझें कि हम मुकदमा भी लेके जाएंगे और मुकदमा चलेगा और आगे से सजा भी नहीं मिलेगी, टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च होगा, तो फिर वो मुकदमे को आगे नहीं लेके जाते। तो यहाँ पे किसी को बरी नहीं किया गया, इसलिए कि मुकदमा तो अभी चला ही नहीं, ये तो एक तहकीकात हो रही थी। तो ये कहना कि अदालत ने किसी को बरी कर दिया वो मुनासिब नहीं होगा या सच नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक एजेंसी ने तहकीकात की और अब उन्होंने अपनी तहकीकात को रोक दिया है। उनकी जानिब से अभी तक कोई ऐसी चीज सामने या कोई बयान ये नहीं आया जिसमें कहा गया हो कि ये बेगुनाह है और 2 साल हमने बेगुनाह इनके अकाउंट्स को फ्रीज रखा। यानी क्लियर चिट का जिसको कहते हैं लफ्ज़, वो नहीं मिली, आप ये कह रहे थे अथर काज़मी जी? देखिए, यहाँ पे मुजाहिद साहब केस तो कोई बना ही नहीं। यहाँ पे तो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर कोई केस नहीं है। एक अदालत का जो फैसला सामने आया उसके अंदर वो ऑर्डर के हवाले से है, एक बैंक अकाउंट के ऑर्डर के हवाले से, और उसमें भी सुलेमान शहबाज का जिक्र है और एक मखसूस बैंक अकाउंट का और साथ किसी और शख्स का जिक्र है। तो यहाँ पे तो किसी भी अदालत के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कोई मुकदमा अभी तक चला ही नहीं। तो अभी ये कहना कि यहाँ से इनको क्लीन चिट मिल गई है, मेरे ख्याल में वो कबल अज़ वक्त होगा और ऐन मुमकिन है कि किसी किस्म का कोई उनको ऐसा सबूत ना मिला हो और ऐन मुमकिन है कि ये बिल्कुल बेगुनाह हो। लेकिन फिलहाल यहाँ पे किसी अदालत ने ये फैसला नहीं दिया। ठीक है। अतर काज़मी लंदन से हमें बता रहे थे कि उनका तो ये कहना है कि ये एक एजेंसी है जिसने हमारे शरीफों को, यानी शहबाज शरीफ और सलमान शरीफ को क्लियर किया है। ये मुकदमा ही नहीं चला तो हम ये कैसे कह दें कि अदालतों ने, बरतानवी ने उन्हें क्लियर कर दिया है। और जैसे मैंने देखा कि उसकी वजह से नून लीग जो है उन तमाम केसेस को जो पाकिस्तान या बरतानिया में चल रही है जाली, फिफ्टिशियस और हुकूमत के बनाए हुए बता रही है। हमारे साथ साबिक अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर अशतर और साहब वली साहब। अशतर साहब बड़े पाए के वकील हैं, तो बरतानवी अदालतों से बरी का मतलब ये कहा जाए कि फिर शायद पाकिस्तानी अदालतों में चलने वाले भी केसेस जो हैं वो सब जैसे कहें झूठे गए हैं, जाली हैं, नैब के बनाए करदा हैं। अशतर जी?
उसमें शायद वाली बात ही नहीं है। अच्छा। और यकीनन ये केसेस जो हैं ये सारे के सारे बायस हैं और कंकॉक्टेड केसेस हैं। अगर आप याद करें तो 1990 और उसके बाद 1992 में एक कानून आया था जिसका नाम था प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट 1992। प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट 1992 के तहत आप फॉरेन करेंसी अकाउंट्स खोल सकते थे, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। उनमें पैसे कहां से आए, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। आप मुल्क से बाहर पैसे भेज सकते थे, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। और ये सिलसिला चलता रहा और इसके अंदर कोई किसी किस्म का चेंज नहीं आया। लॉ अभी तक वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन 2010 में पहली दफा इसके अंदर चेंज इस तरह आया कि फिर मनी लॉन्ड्रिंग का कानून आ गया, जिसमें आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, आप पैसे ला सकते हैं उनमें, लेकिन अब आप उनको बताना पड़ेगा कि ये पैसे आए कहाँ से। अच्छा। तो ये तमाम के तमाम मामला जो हैं, चाहे वो 2010 से पहले के हैं या 2010 के बाद के हैं, इनमें सिर्फ और सिर्फ एक बात है कि आपको ये सोर्स अपनी डिक्लेयर करनी है, लेकिन तो उसकी आपने बिल्कुल किसी किस्म की तहकीकात को जा सकते हैं। ये सारे कवानीन हम इंग्लैंड से देखे हैं। ये फाटक की कवानीन है जो कि इंग्लैंड में आज से कई साल पहले राइजुल वक्त है, वहाँ पे एक सीरियस फ्रॉड ऑफिस है। ये सब ये फॉरेंसिक अकाउंटिंग की बातें हैं क्योंकि इसमें लेयरिंग होती है। और इंग्लैंड में जो माहिर बैठे हुए हैं, अमेरिका में जो माहिर बैठे हुए हैं, वो ना तो बायस्ड हैं, ना वो किसी वीडियो स्कैंडल में आते हैं, ना वो पाकिस्तान के जो हमारे इन्वेस्टिगेट अब जो आप इतनी सी बात समझे, क्योंकि मैं क्या समझाऊंगा आपको खुद पता है कि इनमें से कौन सा डायरेक्टर जनरल जो है, चाहे वो नैब का डायरेक्टर जनरल हो, चाहे वो FBI का डायरेक्टर जनरल हो, चाहे वो आपका इंटेलिजेंस विंग का डायरेक्टर जनरल हो, इनसे कितने अशखास हैं जिन्होंने अकाउंटेंसी पढ़ी है। जो अकाउंटेंसी जिसने पढ़ी नहीं, ठीक है, जिसको अबजद नहीं पता कि अकाउंटेंसी क्या होती है, डबल एंट्री क्या है, और डबल एंट्री के मतलब हम सब कहते हैं ओहो डबल एंट्री की भी, ओ डबल एंट्री का मतलब है कि ये लेजिटिमेट काम है कि यहाँ पे आप 2 एंट्रीज करते हैं, यहाँ पे आपकी इनकम है, वहाँ पे आप डालते हैं एक्सपेंडिचर, और उसके बाद उसके अंदर सारी चीजें होती है। आई डोंट नो ये कहाँ से ये बातें करते हैं। सो जो इंग्लैंड में सब कुछ हुआ है इसका बराह रास्त असर होगा पाकिस्तान में जो तहकीकात हो रही हैं उनके ऊपर, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसमें कोई और मुल्क शामिल होता है, और इंग्लैंड ने जो तहकीकात की है वो दुबई की भी है, वो कतर की भी है और इंग्लैंड की भी है। लेकिन अशरफ साहब ये भी तो है ना कि जो अगर हम ये समझें कि शरीफ ख़ानदान पे पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस हैं, तो यही तो नून लीग ने भी किया, यही तो पास्ट में हुआ, चाहे अयूब खान का दौर देख लें, भुट्टो साहब का दौर देख लें, और फिर पीपल्स पार्टी का दौर देख लें, फिर आपका दौर देख लें, तो ये तो फिर इसके मायने जो पास के तमाम ही केसेस मैंने आप समझते हैं कि सब जो है और यहाँ भी और बाहर भी जो बने वो सब पॉलिटिकल केसेस हैं। तो इसमें नून लीग ने भी तो अपने अपने जब इतना तवील दौरा यही करते रहे, उनको केसेस को भी समझे जिस तरह इस केसेस को आप कहेंगे अशतर? जब ये सारे सिलसिले हो रहे थे तो चौधरी शुजात साहब ने कहा था कि हम नैब का इदारा खत्म कर देंगे, नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं नैब के कानून को बदल दूंगा, आसिफ जरदारी ने कहा था मैं नैब के कानून को बदल दूंगा। नैब का कानून बनाने वाला खुद कहता था, फारूक आजम अल्लाह उसको मेरी कहमत करे, कि इससे ज्यादा ओप्रेसिव कानून कोई नहीं है और ये लॉपसाइडेड कानून। और इसके अंदर आप देख कि आपका शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि इस कानून को खत्म करें। आपका मुल्क का बेड़ा गर्क होता जा रहा है इस कानून की वजह से। वजह क्या है? इस ना तो किसी को ये पता है कि किस केस के अंदर हाथ डालना है, उसका क्राइटेरिया क्या है, उसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या है, उसके नोटिस के लवाजमात क्या है,
उसमें सर्च एंड सीजर कैसे करनी है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस कैसे हासिल करनी है, आपने इसकी तहकीकात को एविडेंस की सूरत में कोर्ट के सामने कैसे रखना है, और वो जजेस जिन्होंने कभी बैंक स्टेटमेंट पढ़ी नहीं है आप उनके सामने ट्रायल करना चाहते हैं। क्या वो जजेस जिन्होंने कभी कोई बैंकिंग का केस नहीं किया जिंदगी में, वो इन लेयरिंग और इन अकाउंट्स को समझ सकेंगे क्या? चलिए, मैं कानूनी, मुझे इल्म है कि आप बेसिकली कोई पॉलिटिकल नहीं बल्कि माहिर कानून हैं, लेकिन बहरहाल नून लीग के दौर में तो पता नहीं आप भी उनके साथ थे, ये जो इदारा ही जो बना था एहतसाब का, उस बंदे का नाम ही पड़ गया था एहतसाबुर रहमान, और कैसे कैसे उस एहतसाबुर रहमान ने अपने मुखालिन के खिलाफ केस बनाए, पता नहीं नाम भी मैं भूल गया, उसका नाम ही एहतसाबुर रहमान पड़ गया था ना अशरफ भाई। मैं कहता था कि ऐसे काम ना करें, ऐसे काम ना करें, जिनके कहने पे आप ये काम कर रहे हैं ना, ओके, वो सारे कुछ आपके खिलाफ करेंगे। चलें, हाँ, यकीनन नून लीग की क़यादत में कई कायदीन ने यह माना कि उस वक्त जो एहतसाबुर रहमान थे, पता नहीं उनका सैफुर रहमान साहब थे, उन्होंने तमाम गलत केसेस बनाए और अशरफ सालवी उसका इस्रार कर रहे हैं। इस पर गुफ्तगू जारी रहेगी कि ये जो केसेस बरतानिया में ख़त्म हैं, इसने पाकिस्तानी सियासत में एक भौचाल पैदा करके रख दिया है कि अगर नैब के बनाए हुए तमाम ही केसेस झूठे जाली हैं, या इदारा जो है जिसके बारे में अब कहा जा रहा है कि जिसे ख़त्म किया जाए, तो फिर क्या होगा तहरीक इंसाफ के इस नारे का, यानी करप्शन जो सबसे बड़ा पॉपुलर नारा था। इस पर गुफ्तगू जारी रखेंगे, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। GTV मुजाहिर वली एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता है, जिसमें मैंने कहा कि नून लीग बड़ा सेलिब्रेट जश्न मना रही है कि जनाब पाकिस्तान में भी झूठे मुकदमे, क्योंकि बरतानिया जैसे मुल्क की अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। मैं अभी अत्तर काज़मी से, जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं लंदन से, उनसे कह रहा था, तो उनका ये कहना था कि एक एजेंसी जो तहकीकात कर रही थी उसने क्लियर करा, अव्वल तो बरतानिया में मुकदमे ही नहीं चले, तो ये शहबाज शरीफ या सलमान शरीफ बरी कैसे होते। उनका ये मौक़िफ़ है कि वहाँ कोई बरतानवी अदालत में इन हवाले से मुकदमे नहीं चले हैं। लेकिन इससे हट कर मेरे साथ मुमताज़ तजज़िया निगार सफारतकार रहे हैं ज़फ़र हिलाली साहब, शुक्रिया। क्या हम ये समझें कि ये जो पूरी जो बरसों से शरीफों की पार्क लैन हो, या मनी लॉन्ड्रिंग हो, या फालूदे वाले हों, या जायदादें बनाने हों, या और जो कुछ इनकी कतरी शहजादा हो, यानी ये तमाम बातें जो हैं सब हुकूमत की बनाई हुई हैं, सब नैब की बनाई हुई हैं, सारी झूठी हैं, सारी गलत हैं, यही साबित हुआ ना नून लीग को कह रही है जो। एक्चुअली मुशाहिद साहब, ये ज्यादातर जो बाकी बातें हैं इनके बारे में, वो तो बिल्कुल सच पाए गए हैं। इसलिए एक नया किताब निकला है, उसका नाम है कैपिटलिज्म एंड इट्स अकिलीज हील। उसका मतलब उसके जो 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 उसमें नुक्स है कैपिटलिज्म में, और वो एक ब्रिटिशर ने लिखा है। उसका नाम मुझे एट द मोमेंट इस केस में 1 मिनट में उसको आपको गूगल करके पता कर सकता हूँ। मैंने जो पढ़ा ये है, वो तो कहता है कि हर चीज के खिलाफ, ये जो मिसाल के तौर पर लाहौर इस्लामाबाद, वो तो कहता है 160 मिलियन है नवाज को। ये तो छप गया है, आ गया, किताब में है, और किताब का पेज नंबर भी मैं आपको दे सकता हूँ। मैं इस वक्त कुछ बिजी था इसलिए। तो ये सब बातें, इसका मतलब ये है कि ये सब सच है। अब ये जो केस है, इस केस के बारे में जैसे वो शहजाद अकबर ने एक्सप्लेन किया, कहता है यार ये पाकिस्तान का रिपोर्ट नहीं था, ये पाकिस्तान गवर्नमेंट ने नहीं कहा कि ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है। ये एक बैंक ने कहा था ब्रिटिश अथॉरिटीज को कि ये कुछ सस्पिशियस शक लगता है इस ट्रांजैक्शन पे, तो मेहरबानी से आप इसको इन्वेस्टिगेट करें। तो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, कोई ट्रायल नहीं हुआ, कोई जज नहीं बैठा, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और कहने लगे लगता है कि ये ठीक ही है। तो उन्होंने फिर उसको
जो फ्रीज किया था उसको रिलीज कर दिया। इससे कैसे प्रूफ आता है कि ये ईमानदार लोग हैं? भाई अगर ईमानदार लोग इतने होते तो वो रिपोर्ट ही क्यों होता कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है? इनका नाम देख के, इनके बैकग्राउंड देख के, इनका रिकॉर्ड देख के, इसीलिए जो भी बैंक था जो रिपोर्ट किया ब्रिटिश अथॉरिटीज को, इसीलिए किया होगा कि ये है ही चोर। हिलाज, अब इसका मतलब ये हुआ कि खुद मियां नवाज शरीफ को जब वो प्राइम मिनिस्टर थे और उस वक्त जो उनको जिन बुनियादों पर सज़ा मिली थी, जिसकी वजह से वो प्राइम मिनिस्टर पे गए, नाअहल हुए, जेल गए, फिर वहाँ पे वो गए, कल वो ये कहेंगे जनाब वो केसेस भी गलत थे और प्राइम मिनिस्टर को दोबारा इस बात पर वो कह सकते हैं इनको बहाल किया जाए, ये तो केस ही गलत हैं। यानी ये तो इसके माने अगर ये कहते हैं ना बिल्कुल साफ सुथरे कोई केसेस नहीं, फिर तो ये मियाँ पुराने केस के बारे में ही कहेंगे। नहीं, असल बात यह है ना कि मैं तो ये जानना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्यों नहीं पुराने केसेस को, ये 160 मिलियन जो लाहौर इस्लामाबाद हाईवे पे बना था और जिस पैसे से एवन फील्ड खरीदे गया, बकौल रेमंड उसका नाम है, वो ब्रिटिश ऑथर है, तो मैं ये जानना चाहूंगा हमने क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट किया? और मुझे खास तौर जफर इलाली को भेजा गया था टर्की इसलिए भेजा गया था कि उधर भी वो जो बाइंदर कंपनी है, वो दूसरा पिशावर का लाहौर कौन सा था, वो इस्लामाबाद पिशावर का, पता नहीं जो भी था, जब वो मैं खुद गया और मैं गया रिक्वेस्ट लेके हमारे गवर्नमेंट का कि मेहरबानी से ये जो वर्ल्ड बैंक ने हमें 2-3 बिलियन डॉलर दिए हैं, ये अस्पतालों के लिए दिए हैं, स्कूल के लिए दिए हैं, ऑक्सीजन के लिए दिए हैं, और ये रोड जो बन रहा है इसकी कोई जरूरत नहीं है इस वक्त। इसलिए अगर 8% पाकिस्तान के रोड का ट्रैफिक हर साल बढ़ता है तो 2013 में इस रोड की जरूरत होगी, 1995 में कोई जरूरत नहीं थी, मगर वो जरूरत इसलिए पड़ी कि किकबैक, वो तुर्की के भी लोग हैं, बड़े अहम लोग हैं जिन्होंने किकबैक में उनका भी हाथ है। यानी इन तमाम बुनियादों पर अब ये कहा जा रहा है कि जनाब नैब जैसा एक फजूल इदारा है, इसको फ़ौरन ख़त्म कर देना चाहिए। ये साबित हो गया कि जनाब नैब जो है सब झूठे केस बनाती है, तो ये सब पीछे पड़ गए और अब बेचारे उसकी खैर मुद्दत पूरी भी ख़त्म होने आ रही है, उसमें भी कुछ फ्लॉज है लॉज में कि जी वो उसकी मुद्दत नहीं बढ़ सकती, उसको ऑर्डिनेंस के दिए, तो ये पूरे इदारे को ये कह रहे हैं कि जनाब ये बना मशहूर है कि केसेस झूठे बनाए। तो आप जी देखिए, बात असल ये है कि हेड ऑफ नैब जो है उसके एक्सटेंशन पे कोई लेजिटिमेट ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, इसलिए कि शायद लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट का जब इसका अपॉइंटमेंट हुआ था कोई इरादा नहीं था कि उसको एक्सटेंशन मिले, वो आप डिबेट कर सकते हैं, मगर ये तो आप नहीं कह सकते हैं कि नैब बेकार है इसलिए कि 600 रुपया जो नैब ने 600 बिलियन रुपया जो नैब ने रिकवर किया है, आखिर किससे रिकवर किया है? हाँ। वो जो लोग इनको वापस दिए हैं वो इसलिए तो नहीं दिए हैं कि खैरात के शक्ल में, वो पकड़े गए थे, वो प्री बार्गेन और ये वो पे लिया है इन्होंने वापस। तो जी बिल्कुल देयर आर लॉट ऑफ देम, बहुत सारी चीजें हैं जो नैब से एग्जिक्यूटिव हैं, जो ट्रायल वायल में 9 महीने लगते हैं, लोगों को 6-6 महीने इनको जेल में रखते हैं, दैट्स टू मच। मेरे ख्याल में 3 महीने से ज्यादा किसी को रखना नहीं चाहिए। अगर ये इस किस्म के रेगुलेशंस हैं जो चेंज भी हो सकते हैं, होने चाहिए, मगर इसका नहीं है कि पूरा बहवा जो है बेकार है। नो, नॉट एट ऑल। मैं आखिर अगर कंक्लूडिंग क्वेश्चन आपसे ये पूछूं कि यानी पाकिस्तान में आपको इल्म है कि कोई मॉरलिटी तो हमारी सियासत में नहीं है ना, कि पास्ट को भी देख लें उसकी कोई अखलाकियात की नहीं है, फिर हमारा जो प्रोसिक्यूशन सिस्टम लोग कहते हैं जी वो कुछ करते ही नहीं है, वो लोग ऐसा केस इतना मजबूत बनाते ही नहीं हैं। इसी तरह ये समझा जाए कि जो इमरान खान साहब या प्राइम मिनिस्टर या उनकी गवर्नमेंट जो है जबकि जीते जागते सबूतों के केसेस के बावजूद भी जो है जब कन्विक्ट नहीं करेगी, मसलन एक साहब हैं 1 साल में 1 बार पेशी में हुए हैं, साबिक सदर 1 पेशी में हुए हैं सिर्फ अदालत की, दूसरे जो सबसे बड़े रहनुमा है वो घूमते फिर रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो फिर तो लोग यही समझते हैं ना कि ये केस जो है जब कन्विक्ट नहीं हो रहा, केस बरसों चल रहे हैं कि वाकई ये लोग मासूम हैं, वाकई इन्होंने कोई करप्शन नहीं किया है। नहीं, देखिए मैं नहीं समझता कि सिर्फ हमारे सियासतदान जो करप्ट हैं वो नहीं पकड़े गए हैं और उन पे ये नहीं लगाया जा सकता है।
बात असल है कि लोग ऐसे हैं, हमारी इलेक्ट्रेट ऐसे है, बार बार वो चोरों को इलेक्ट करती है, उनको पता है चोर है, इसलिए उनसे भी पैसे लेते हैं, मगर इसलिए कि उनका कोई एडवांटेज होगा इन फ्यूचर, उनके लिए वोट करते जाते हैं। तो जैसे मैं कहता रहता हूँ ना, पॉलिटिशियंस, यू गेट द लीडरशिप यू डिजर्व। अगर आप चोर हैं तो आपके लाजमी चोर होंगे। ज़फ़र हिलाली साहब हमारे साथ थे और उन्होंने तो खैर दो टोक अल्फाज में हिलाली साहब बातें वो तो खैर जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन अगर इस बुनियाद पर नून लीग ये कहती है, यानी ख़ासतौर पर एक बरतानवी अदालत जिसे कहते हैं कि हमें क्लीन चिट मिल गई है, जबकि ये कहा जा रहा है कि एक एजेंसी ने क्लीन चिट ज़रूर दी, किसी बरतानवी अदालत ने उन्हें बरी नहीं किया, तो सियासत का और ख़ासतौर पर सियासत पर जो इस वक्त हावी है नैब, उसका वजूद ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन जाएगा। ब्रेक के बाद आऊँगा तो हमारी साबिक़ हाई कमिश्नर पाकिस्तान में सहाफ़त का बड़ा नाम वाजिद शम्सुल हसन का आज लंदन में इंतकाल हो गया, उस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। टीवी में मुजाहिद बिलवी आपको खुशामदीद करता है। और कितना ही आप प्रोफेशन को और प्रोफेशनल हों, ये मुमकिन नहीं होता कि कोई ज़ाती क़ल्बी वारदात आप पर गुज़रे और आप उसको छुपा सकें। जैसा कि आज जब लंदन में 7:50 और पाकिस्तान के कमोबेश 12 बजे ये इत्तला मिली कि साबिक़ हाई कमिश्नर वाजिद शम्सुल हसन, जो पाकिस्तान के अंग्रेज़ी अखबार पहले यंगेस्ट एडिटर थे और फिर भुट्टो ख़ानदान से बहुत करीब रहे और ख़ुद मेरे उस्ताद का दर्जा रखते थे सहाफ़त में, वो इंतकाल कर गए। वाजिद साहब के साथ एक पूरा दौर, सहाफ़ती दौर और एक ख़ास जो तहज़ीब थी, तमद्दुन था, वो गुज़र गया। जैसे मैंने कहा कि मेरे लिए एक ज़ाती सदमा है, ज़ाती क़ल्ब है। और भुट्टो ख़ानदान से तो खैर भुट्टो साहब से भी क़ुर्बत थी और फिर बेनज़ीर भुट्टो से भी थी, उनकी तीसरी पीढ़ी यानी बिलावल भुट्टो ज़रदारी से भी क़ुर्बत थी। मुश्ताक लाशारी जो हैं वो बरतानिया में उन जलावतनों में थे जिन्होंने 4 दहाई वहाँ गुजारी, वाजिद साहब से करीब हुए, वहाँ डिप्टी मेयर रहे, कौंसलर रहे, हाई कमीशन हुए या हाई कमीशन नहीं थे, लेकिन 4 दहाई वाजिद साहब के साथ उन्होंने गुजारा। लाशारी साहब, मुझे इल्म है कि जो कैफियत मेरी है, हम आपके साथ मैं पहले भी शेयर करता रहा हूँ, आपकी भी होगी कि वो यानी हाई कमीशन अपनी जगह हों और आप तो बेतकल्लुफ़ भी थे, लेकिन शख्सी तौर पर वाजिद भाई का जो प्यार था, मोहब्बत था लोगों से, आपका भी ताल्लुक़ रहा, क्या फीलिंग है आपकी इस वक्त? देखिए मुजाहिद बरेलवी साहब, सबसे पहले मैं वाजिद शम्सुल हसन को आपके दफ्तर बैंककारी में मिला था, जो आपके पैनोरामा सेंटर कराची में था, आप जब बैंककारी निकालते थे। उसके बाद फिर हमारी मुलाकातें बहुत कम रही पाकिस्तान में, लेकिन जब वो यहाँ यूके में आए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के सेकंड टेन्योर के बाद जेल में चले गए और जेल के बाद रिहा होके लेट 90s में, तो फिर उस वक़्त के आज तक मेरा उनसे एक मुसलसल रहा। जैसा आपने कहा, वो जहाँ हाई कमिश्नर थे, बहुत बड़े आदमी थे, एक नवाब आदमी थे, लेकिन साथ साथ वो हमेशा प्यार करते थे अपने साथियों का। और जब भी कभी पीपल्स पार्टी वालों ने बुलाया, रेडिंग में, ब्रेडफोर्ड में, बर्मिंघम में, तो उन्होंने हमेशा मुझे कहा कि मुश्ताक तुम मेरे साथ चलो, और मैं हमेशा उनको ले जाके जाता रहा। मेरे कहने पे उन्होंने बहुत सारे हाई कमीशन में काम भी है लोगों के, कम्युनिटी के, और मैं समझता हूँ कि प्यार करने वाले शख्सियत थी। मेरी ख्वाहिश थी कि वो कुछ मेरे बारे में लिखे भी, लेकिन कोविड के बाद अब वो हम में नहीं रहे, वो शायद लिख तो ना पाए, लेकिन उनके बहुत सारे इंटरव्यूज और उनकी तकरीरें हैं जिसमें वो हमेशा उनका जो एक स्टाइल था, आपको भी इल्म है कि जब कुर्सी पे बैठते थे, हाथ में सिगार होता था, माशाल्लाह बड़ा वजी सूरत थी, तो लोग समझते हैं बड़े मुतकब्बर आदमी हैं जो लोग करीब से नहीं जानते थे। और फिर वो बाद वक्त उनकी जो एक जुमलेबाजी होती थी, हम आप पे भी दाखिल होते थे, तो एक आम लोग समझते थे कि जैसे बहुत ही मुतकब्बर आदमी हैं, हाई कमिश्नर हैं, भुट्टो ख़ानदान से करीब हैं, इसलिए वो समझते थे कि जैसे ये कोई तो आपका भी शुरू में तजर्बा ये था और लोगों का कुछ था ऐसा?
बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताऊं कि उनके बारे में दो परसेप्शन थी। एक तो ये थी कि हमेशा ड्रंक रहते हैं। मैं आपको ये गारंटी से कह सकता हूं कि कभी उन्होंने कोई शराब नहीं पी और कभी नहीं पीते थे, सिगार पीते थे। और इसके पीछे एक वाकया भी है, जब वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद को एक दफा मिलने गए तो वहां लोग कुछ ड्रिंक कर रहे थे। भुट्टो साहब ने इनको भी ऑफर किया, इन्होंने कहा मैं ये नहीं पीता, तो उन्होंने फिर इनको सिगार दिया। और वो सिगार एक किस्म का जुल्फ़िकार अली भुट्टो की निशानी के तौर पे आखिरी उम्र तक उनके साथ रहा। और उसको वो किसी किस्म का उनमें तकब्बर नहीं था, बहुत ही डाउन टू अर्थ थे। लेकिन उनका जो एक स्टाइल था नवाबाना, और उस नवाबाना स्टाइल की वजह से उनके ये दो परसेप्शन बने कि बहुत मगरूर हैं या हर वक्त ड्रंक रहते हैं। मैं समझता हूं कि ये परसेप्शन गलत था और वो इस परसेप्शन को ही साथ लेके एक आखिरी बात, एक और बात है मुश्ताक लाचारी साहब, आपने पाकिस्तान की सियासत के तमामी रहनुमाओं को देखा है और उनके फॉलोअर्स को भी देखा है, और आपने लंदन में भी देखा होगा कि वो जब कोई प्राइम मिनिस्टर हो, उसका हाई कमिश्नर हो, तो उस वक्त तो वो बिल्कुल गुलाम लगता है और फिर बदल जाता है। वाजिद साहब का मैं ख्याल सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये नहीं था कि जो भुट्टो ख़ानदान से उनकी जो कमिटमेंट था वो इतना ज़्यादा था कि बाद वक्त हमें आपको भी शिकायत होती है कि नहीं इतना डिफेंड मत किया करें, लेकिन उन्होंने निभाया। ये रवायत थी, उनकी तहजीब का हिस्सा था। लाशारी, मैं समझता हूँ कि देखें, पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उनको वो प्रेस ट्रस्ट का चेयरमैन लगाया और फिर उन्होंने उनको हाई कमिश्नर लगाया। फिर आसिफ जरदारी जब आए और उनकी हुकूमत आई तो यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी उनको हाई कमिश्नर बनाया। ये उनकी कमिटमेंट का एक नतीजा था, उनकी लॉन्ग स्टैंडिंग। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो प्राइवेटली भी कभी भुट्टो साहब या भुट्टो खानदान के किसी शख्स को क्रिटिसाइज नहीं करते थे। मैंने उनको देखा, बहुत गहरे आदमी थे। आप और हम शायद कभी कभी अपने दोस्तों को भी क्रिटिसाइज कर जाते हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा दोस्तों को भी डिफेंड किया है और भुट्टो साहब और भुट्टो खानदान को तो यूं डिफेंड किया है जैसे वो फरिश्तों से कम ना हो। और इसीलिए उनका ये जो ताल्लुक रहा और ट्रस्ट है दूसरी तरफ से भी उतना ही रहा जितना ये अपना उनके साथ ट्रस्ट और प्यार और मोहब्बत करते थे। हालांकि ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो दोस्ती थी वो नजरियात की वजह से आई थी, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा लीडर शायद पाकिस्तान को कभी नहीं मिलेगा, लेकिन उनको इन्होंने कंटिन्यू किया। जैसे आपने इंट्रो में कहा कि जहां जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, फिर बेनज़ीर भुट्टो, फिर आसिफ जरदारी, अब बिलावल भुट्टो, या भुट्टो खानदान की इवन सनम भुट्टो हैं, वो भी इनके बहुत करीब हैं और उनके बच्चे भी बहुत करीब है। तो इन्होंने जो अपनी दोस्ती और अपनी जो एक इंटेग्रिटी है उसको इतना निभाया है कि फिर उनका ट्रस्ट भी इन पे बढ़ता ही गया। मुश्ताक लाशारी साहब का जो ताल्लुक 4 दहाई का था उसको याद करते हुए यकीनन पाकिस्तान के लिए उनकी जो खिदमात वो तो अपनी जगह, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए उनका जो ताल्लुक कल्बी और ज़ाती था, आज लगता है कि जैसे कोई घर में हमारे दीवार गिर गई हो। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद विल्ली को इजाज़त दीजिए।